जितने भी डियर मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनको स्वागत है। आप सभी को बता दें कि जैसा कि जानते हैं 2 बुक होते हैं सेकेंड ईयर में और 4 बुक होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो 6 बुक है, ये 6 बुक्स जो है आपको पढ़ना है। तो आज हम प्रॉपर जो 50 क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आए हैं, यह मिडवाइफरी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यह 50 क्वेश्चन आज MCQ नहीं होने वाला है, आज आपको मैं फिलअप के तौर पर बताऊँगा और बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, या आपको मिडवाइफरी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। चलिए आज देखते हैं इसी क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है आपके सामने में, देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। देखिए, हैंगर साइन गर्भ अवस्था के डैश हफ्ते से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो हैगर साइन होता है, गुडविल साइन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे साइन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये सब ये जो हैंगर साइन है, यह कितने सप्ताह से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यह जो है हैगर चिन्ह को गर्भ अवस्था के कितने सप्ताह में आप जो है महसूस कर सकते हैं। तो 6 से 8 सप्ताह में हैगर चिन्ह जो है दिखने लगता है। अब हैगर साइन में होता क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, सब हम बता चुके हैं। दूसरा है भ्रूण जो फीटल होता है, उसके कपाल मतलब खोपड़ी का सबसे लंबा व्यास प्रस्तुति डैश में होता है। मतलब जो प्रस्तुति होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसमें फीटल का जो स्कल है, यह सबसे लंबा व्यास प्रस्तुति में किस में होता है, तो ब्रो में होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। ब्रो प्रेजेंटेशन जो होता है, यह सबसे लंबा जो है भ्रूण का कपाल का प्रस्तुति होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा है, कहता है भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास डैश होता है। मतलब देखिए, वो था सबसे लंबा भाग, ठीक है ना, और यहाँ पे है सबसे बड़ा व्यास। भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास होता है, कौन सा होता है, मेंटो वर्टिकल जो होता है, यह सबसे बड़ा व्यास होता है भ्रूण के खोपड़ी का। चूँकि ये सब इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब बच्चे जन्म लेता है तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति होता है, वह सबसे पहले जो है क्या आता है, खोपड़ी ही आता है, ठीक है ना। खोपड़ी का ओसोपिटल जो भाग होता है वही सबसे पहले दिखाई देता है प्रेजेंटेशन में, लेबर में। तो इसीलिए जो है आपको स्कल जो होता है, खोपड़ी जो है, इसको विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है। इसी में आपको जो है सेचुअर्स भी रहते हैं, ठीक है। इसी में आपका क्या होते हैं, सेचुअर भी होते हैं, सेचुर होते हैं, सेचुर्स होते हैं, ठीक है। इसी सेचुअर में जो है आपको फॉन्टेल बना होता है, फॉन्टली होता है, ठीक है ना, जो 6 के संख्या में फॉन्टली होता है। एंटेरियर और एक पोस्टीरियर होता है। एंटेरियर आगे का एंटेरियर फॉन्टली होता है और पीछे का एंटेरियर फॉन्टली होता है। तो एक खोपड़ी को विशेष रूप से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसका खोपड़ी ही जो है बाहर आता है, समझ गए ना। तो इसलिए इसके व्यास, इसके लंबाई, इसके डायमीटर के बारे में जानना पड़ता है। तो वही है कि भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास जो होता है वह मेंटो वर्टिकल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा है, कहता है एवर्सन डैश हफ्ते तक किया जा सकता है। मतलब गर्भपात जो होता है वह किसी को कितने समय हफ्ते तक किया जा सकता है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा 20 सप्ताह में पहले जो कानून एक्ट आया था, MTP एक्ट, पहले जो MTP एक्ट 1971 वाला जो था, तो इसमें कहा गया कि 20 सप्ताह तक जो है किया जा सकता है, ठीक है, यानी 5 महीने तक ये हो सकता है, 5 महीने का जो है हो सकता है। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया, कुछ इस एक्ट में संशोधन किया गया, तो अब जो है कुछ मामले में 24 सप्ताह तक का समय दिया गया है, ठीक है ना। 20 से बढ़ाकर 24 किया गया है, जहाँ पे कुछ मामले में 24 सप्ताह यानी 6 महीने पर भी जो है यह किया जा सकता है एवर्सन। तो याद रखिएगा। 5वां है, कहता है डैश हफ्ते पर गर्भवती के स्तनों से कोलोस्ट्रम निकाला जा सकता है। कोलोस्ट्रम आप लोग को पता है कि कोलोस्ट्रम जो है यह ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो सबसे पहले निकलता है 1-2 दिनों तक, वह जो है आपके यही कोलोस्ट्रम जो है मिल्क होता है, काफ़ी गाढ़ा पीला होता है। तो ये जो है आपके कितने सप्ताह में है जो है प्रेगनेंसी के निकलने लगते हैं, तो 14 से 16 सप्ताह, ठीक है ना, इस पीरियड में निकलने लगते हैं ए ब्रेस्ट से। 6ठा है, देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यास होता है। देखिए, आप लोग को पता होगा फ्रंटल जो होता है ये ऑक्सीपिटो जो है बोन होता है, तो इसका जो व्यास होता है 11.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
सातवां है, कहता है यहाँ पे कि यूट्रस की पीड़ा रहित संकुचन को डैश कहते हैं। मतलब जो यूट्रस होता है गर्भाशय, उसमें बिना किसी पीड़ा के अगर कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो उससे हम लोग ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि यूट्रस में बिना किसी पेन के जो है अचानक से संकुचन कंट्रैक्शन जो है शुरू हो जाता है। अब इसमें कंट्रैक्शन होने पर ये होता यह है कि जो अमाशय होता है ना, वहाँ पे टाइटनेस हो जाता है। ठीक है ना, महिला को तनाव होने लगता है पेट में, और ये जो है अचानक से हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है आराम उराम करने पर। तो इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, तो इसीलिए इसे ब्रेक्स हिक्स संकुचन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है 8वां नंबर, कहता है अप्रशिक्षित दाई द्वारा गर्भपात कराने से डैश गर्भपात हो सकता है। मतलब अनट्रेनेड अगर मिडवाइफ के द्वारा अगर एवर्सन कराया जा रहा है तो उसमें सेप्टिक मतलब संक्रमण हो सकता है उससे गर्भपात में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है 9वां है, कम वजन के शिशु का वजन कितना ग्राम से कम होना पर कम वजन लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। तो 2500 ग्राम से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद इतना से कम रहता है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी के अंदर रखते हैं। अगर यह वजन 1580 ग्राम से भी कम हो जाता है तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। ठीक है। 10 है, कहता है 20वें हफ्ते में भ्रूण का वजन कितना होता है। तो साथी मेरे, जब 20वां सप्ताह हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय जो फीटल जो भ्रूण होता है उसका वजन 300 से लेकर 400 जो है ग्राम के आसपास जो है होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 11, अपरा का भार भ्रूण के भार का कितना होता है। अब आप लोग को पता है प्लेसेंटा जो अपरा यूट्रस के साथ में, जैसे मानिए यह यूट्रस है, ठीक है, इसमें अपरा हल्का सा लगा होता है, इसी से अम्बिलिकल निकला होता है और बच्चे से जो है क्या होता है, बच्चे के नाभि से कनेक्ट होता है अपरा। तो ये जो अपरा का भार होता है वह फीटल के भार का कितना % होता है, तो माय डियर 1% होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 12 नंबर है यहाँ पे, समय से पूर्व जो है झिल्ली फटने से अधिक खतरा होने का खतरा रहता है। देखिए, समय से पहले, अब आप लोग को पता है कि जैसे ये बच्चा है, भ्रूण है, ठीक है, यूट्रस में, गर्भ में, अब ये बच्चा को चारों साइड से जो है क्या होता है, झिल्ली से ढाका होता है। ठीक है, और जो है इसी के अंदर जो है बच्चा रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है। तो जैसे ही झिल्ली फटता है तो बच्चा बाहर आने लगेगा। तो इस कंडीशन में समय से पहले अगर यह झिल्ली फट जाता है तो इससे अधिक खतरा होता है, तो उसमें संक्रमण जो है सबसे बड़ा मेन रहता है खतरा। ठीक है। 13 है, कहता है तीसरी तिमाही में होने वाले पीड़ा रहित का मतलब होता है कि बिना विदाउट पीड़ा के, ठीक है, विदाउट पेन के। तो तीसरी तिमाही में विदाउट पेन के वेजिनल ब्लीडिंग को क्या कहते हैं। तो माय डियर, इसको हम लोग प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि प्लेसेंटा प्रेविया जो होता है, इसमें प्लेसेंटा जो होता है वह ऊपर के तुलना में नहीं होकर नीचे जो है स्थापित रहता है। ठीक है, जिसके कारण होता यह है कि यह प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा प्रेविया रहता है, तो उसमें जो है अचानक से जो है ब्लीडिंग होता है और उसमें बिना किसी पेन के होता है, तो उसका सबसे बड़ा जो है प्लेसेंटा प्रेविया होता है। ठीक है। आगे है 14 नंबर, देखिएगा यहाँ पे कि डैश श्रोणी हड्डियों से मिलकर बना है। मतलब कितने हड्डियों से, जो देख लीजिए, श्रोणी डैश श्रोणी हड्डियों से मिलकर बना है। मतलब जो श्रोणी होता है 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसको याद रखिएगा। 15 है, कहता है लेबर की तिथि को डैश कहते हैं। तो आप लोगों को पढ़ा दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD इसी को कहते हैं। इसे संभावित प्रसव तिथि भी हम लोग कहते हैं। 16 है, देखिएगा, जब अपरा निम्न जो है यूट्रस भाग पर आरोपित होता है तो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि अपरा जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के अगर निचले वाले भाग पर आरोपित रहता है तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। और इसमें विदाउट पेन के, बिना किसी पीड़ा के जो है ब्लीडिंग होने लगता है कुछ समय में प्रेगनेंसी के। 17 है, कहता है बाधित प्रसव में उच्च एवं निम्न गर्भाशय के बीच में रीज बनाती है, उसे क्या कहते हैं। मतलब बाधित प्रसव में उच्च एवं निम्न गर्भाशय के बीच में कौन सा रीज जो है, रिंग जो है बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो माय डियर, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब
लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो उच्च एवं निम्न गर्भाशय के बीच में जो है एक रिंग बनता है और उस रिंग को हम लोग रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। ठीक है, कौन सा रिंग? रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। ये सब क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन, नहीं समझिएगा मस्तिष्क के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। नवजात शिशु के मतलब न्यू बॉर्न बेबी के शरीर पर चिपचिपे सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी पर एक जो है चिपचिपे से सफ़ेद प्रकार के पदार्थ लगा होता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसके शरीर पर एक चिपचिपा पदार्थ सफ़ेद कलर का होता है, उसे हम लोग वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, याद रखिएगा। 19 है, भ्रूण की पहली गतिविधि को क्या कहते हैं? मतलब भ्रूण के पहले हलचल कहिए, गतिविधि कहिए, इसको क्यूकनिंग कहते हैं। यह 20वें सप्ताह के आसपास जो है महसूस होता है एक महिला में। ठीक है, तो भ्रूण की पहली हलचल या गतिविधि को क्यूकनिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 20 है, योनि द्वारा होने वाले सफ़ेद स्राव को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसे हम लोग ल्यूकोरिया कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह जो है वाइट डिस्चार्ज को जो है जो वैजिना के द्वारा होता है, इसे ल्यूकोरिया कहते हैं, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, 21 नंबर है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, फैलोपियन के एम्पुला वाला भाग में फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 22 नंबर है, कंधे की प्रस्तुति में 22 नंबर है, कंधे की प्रस्तुति में डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आसान भाषा में सीधा समझिए कि दिखने वाला। ठीक है, दिखने वाला भाग मतलब जो भाग दिखे वही डिनोमिनेटर होता है। तो जैसे मान के बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें अगर उसका प्रेजेंटेशन अगर कंधा हो प्रस्तुति में, तो उसका सबसे पहले जो दिखने वाला भाग होता है वह कौन सा होगा? एस्केपुला होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला जो भाग होगा वह एस्केपुला वाला होगा, क्योंकि जानते हैं कि कंधा वाला कंधे से ही लगा हुआ एस्केपुला होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 13 है, कहता है एमटीपी एक्ट जो होता है किस वर्ष पारित हुआ? एमटीपी एक्ट जो होता है वह कब पारित हुआ था? 1971 में पारित हुआ था। ठीक है ना, आगे देखिए 24 नंबर है, कहता है कि प्रसव के बाद कपाल पर होने वाले सूजन को क्या कहते हैं? मतलब जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद जो स्कल है, खोपड़ी, उस कपाल पर अगर सूजन रहता है तो उस सूजन को क्या कहते हैं? और यह सूजन कोई बड़ा गंभीर नहीं होता है, नॉर्मल सूजन होता है जो नॉर्मल धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इसको हम लोग कैप्यूट सक्सीडेनम कहते हैं। जो भी सूजन हो, चाहे वो ब्लड वाला सूजन हो, चाहे वो जल भरने के कारण सूजन हो, दोनों सूजन को हम लोग कैप्यूट सक्सीडेनम कहते हैं। अगर मान गए ब्लड है, सूजन है शरीर मस्तिष्क में बच्चा का और वह ब्लड वाला है तो उसे सेफ्लोहेमेटोमा कहते हैं। अगर वो जल वाला सूजन है तो उसे हाइड्रोसेफलस कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 25 नंबर है, कहता है IUGR में फंडल ऊंचाई समान से कितना होता है? IUGR में जो फंडस होता है, मतलब सीधा समझिए जो भ्रूण का ऊंचाई होता है समान से धीमा होता है। IUGR हम पढ़ा चुके हैं डिटेल से। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन होता है। ठीक है, इसमें होता है कि जो यूटेराइन मतलब गर्भाशय के अंदर जो बच्चा का जो ग्रोथ होता है वह धीमा हो जाता है, कम जाता है। तो जब ग्रोथ धीमा हो जाएगा तो इसका ऊंचाई भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। 26 है, कहता है कि गर्भावस्था के इंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं? मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर इंडोमेट्रियम जो होता है गर्भाशय के आंतरिक परत होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो इंडोमेट्रियम होता है इसको हम लोग डेसूडा कहते हैं। डेसूडा का मतलब होता है कि झिल्ली युक्त जो है यूट्रस का आंतरिक परत, जो कि आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी के दौरान ये हो ही जाता है। 27 है, कहता है प्रसव की सक्रिय अवस्था में सर्विक्स का विस्तार 10 सेंटीमीटर होता है। तो जब लेबर होते रहता है, लेबर प्रसव, तो उस दौरान जो एक्टिव जो डिलेशन होता है सर्विक्स में वह लगभग जो है 6 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब लेबर हो रहा होता है तो उस दौरान जो सर्विक्स जो ग्रीवा होता है इसमें जो फैलाव होता है वह 6 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है,
तो यही ऑप्शन है। 28 है, कहता है BCG का टीका बैसिलस कोलमेंट ग्यूरिन टीका डैश के प्रति रोग निरोधी क्षमता प्रदान करता है। किसके प्रति? तो ट्यूबरकुलोसिस TB के प्रति यह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। 29 है, कहता है कि गर्भवती गर्भाशय में जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 300 ml से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अब ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ओलिगोहाइड्रामेनियोज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मतलब आप लोग को मैं एमनियोटिक फ्लूइड जो है पढ़ा चुके हैं कि कब जो है कितने पीरियड में कितना बनता है। तो नॉर्मल जो है 1 लीटर के आसपास में ये होता है कंप्लीट में। ठीक है, लेकिन 32 से 34 सप्ताह में सबसे अधिक जो है एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाता है प्रेगनेंसी के 40 सप्ताह में यह कम जाता है और 500 से लेकर 800 जो है मिली बच जाता है यह फ्लूइड। ठीक है, अगर यह फ्लूइड गर्भ में होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, अगर यह 300 ml से कम जाता है तो इसे हम लोग ओलिगोहाइड्रामेनियाज कहते हैं। ठीक है, ओलिगा मतलब अल्प उल्बोधक होता है। ठीक है ना, तो 300 ml से कम हो जाता है तो यही होता है। ठीक है, 30 है, कहता है अगला फ्रंटली डैश महीने में बंद होता है। अगला मतलब कहता है एंटेरियर। ठीक है, एंटेरियर, तो एंटेरियर जो फ्रंटली होता है, अगला फ्रंटली जो होता है डैश महीने में बंद होता है। ठीक है, तो अगला फ्रंटली जो होता है कितने महीने में बंद हो जाता है? तो एंटेरियर जो बंद हो जाता है अगला महीने जो बंद होने में समय लगता है, अगला जो है 9 से 18 महीने में बंद होता है और पिछला तो जल्दी ही बंद हो जाता है। पिछला जो है 1 से 2 महीने में ही बंद हो जाता है। ठीक है, यानी पोस्टेरियर वाला 1 से 2 महीने में बंद हो जाता है और जो आगे वाला होता है वह 9 से 18 महीने में बंद होता है। अब ये जो फ्रंटली होता है आप लोग को पता होगा, एक पोस्टेरियर होता है और एक एंटेरियर होता है। अब आप लोगों को कपाल के बारे में नहीं पता है तो बता दें, जैसे मानिए एक बच्चा का कपाल है, खोपड़ी है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें 6 जो है आपके क्या होते हैं? सेचुअर होते हैं। ठीक है, ए सेचुअर हो गया। ए वाला जो होता है यह एंटेरियर वाला होता है। ठीक है, यह मध्य के एंटेरियर वाला है और यह पोस्टेरियर वाला होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो पीछे वाला इसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ये सब में गैप होता है हल्का हल्का। ये जो सेचुअर होता है ना, यह दोनों जैसे ए हड्डी है ए हड्डी है तो इसके बीच में जो ज्वाइंट होगा यही सेचुअर होता है। ए हड्डी है ए हड्डी है, इसके बीच में ज्वाइंट है यही सेचुअर होता है। ठीक है, मान गए आगे वाला जो हमारा कपाल है, ललाट जो होता है और वो जो मस्तिष्क से जुड़ता है तो इसके बीच में चाहे ये वाला है चाहे ये है, ये सब ज्वाइंट का काम करता है। तो यही ज्वाइंट जो होता है सेचुअर कहलाता है। और ये जो बंद होता है, यह जो फ्रंटली बंद होता है, आगे वाला भाग बंद होता है 18 महीने में। इसीलिए देखते होइएगा कि जो बच्चा रहता है उसका कपाल में आप उंगली धसाइएगा तो धस जाता है। क्यों? क्योंकि वह अभी बंद हुआ नहीं रहता है। ठीक है, याद रखिए। 31 नंबर है, कहता है हार्मोन स्तर से दूध का स्राव कराता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो स्तन से दूध को सीक्रेट कराता है? कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। 32 है, वर्टेक्स प्रस्तुति में डिनोमिनेटर डैश होता है। वर्टेक्स प्रस्तुति, अब ऊपर में मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स प्रस्तुति में डिनोमिनेटर जो है कितना होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? तो भी अभी ऊपर देखें हैं कि सबसे जो बड़ा व्यास होता है वह वर्टेक्स प्रस्तुति का ही होता है। अभी ऊपर देखें हैं तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है यह कौन सा होता है? तो यह ऑसिपुट जो होता है यह एक आपका बोन होता है, हड्डी होता है खोपड़ी का। आप जब पढ़िएगा अच्छे से फ्रंटली के बारे में तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑसिपिटो होता है, लेम्ब्रॉयड होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार जो है ऑसिपुट जो होता है यह वर्टेक्स प्रस्तुति में डिनोमिनेटर का काम करता है। ठीक है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका खोपड़ी ही सबसे पहले बाहर आता है सिर का, तो उसमें ऑसिपुट जो होता है यह सबसे पहले दिखने का काम करता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, याद रखिएगा।
33 है, कहता है आंतरिक ओयस। ओयस के मतलब होता है कि मुंह का खुलना और बंद होना, ठीक है। जैसे सर्विक्स हो गया तो सर्विक्स का मुंह खुलेगा तब ना वह धीरे धीरे फैलेगा। तो जो इंटरनल रूप से खुलता है, जैसे यूट्रस गर्भाशय के और ग्रीवा के बीच जो द्वार का काम होता है वही ओयस होता है। एक ओयस आंतरिक और एक बाहरी होता है। तो बाहरी वाला वो होता है जो वेजिनल के साथ सर्विक्स कनेक्ट होता है, तो वह बाहरी वाला होगा, वह बाहर की तरफ खुलेगा। लेकिन यूट्रस के साथ जो सर्विक्स का कनेक्ट होगा वह आंतरिक होगा। चूँकि यूट्रस अंदर में है तो वह कनेक्टिविटी सर्विक्स से जो है आंतरिक ही होता है, तो उसमें जो खुलेगा तो वह इंटरनल ओयस होता है, ठीक है। क्योंकि पता है जैसे यह यूट्रस है, ठीक है, इसी से जो है आपके यहाँ पे सर्विक्स जो है बहुत पतला छिद्र होता है और उसके बाद जो है यहाँ पे वेजिनल होता है। तो ए वाला भाग अगर यूट्रस से जुड़ा होगा और यहाँ पे खुलेगा तो यह इंटरनल ओयस, और यहाँ पे सर्विक्स जो वेजिनल से कनेक्ट है और यहाँ पे खुलेगा तो ये हो जाता है एक्सटर्नल ओयस। तो ये दोनों ओयस जो है यही होता है। तो इसमें डिलेशन के कारण जो है ये आपके खुलना और बंद होना, यह डिलेशन मतलब विस्तारण होता है, ठीक है। 34 है, यहाँ पे देखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड के संक्रमण को क्या कहते हैं। मतलब नाभि नाल में अगर संक्रमण होता है तो उसे क्या कहते हैं, ओम्फेलाइटिस कहते हैं। ओम्फेलाइटिस, अम्बिलिकल कॉर्ड, ओम्फेलाइटिस इज द राइट आंसर। 35 है, मुंह की प्रस्तुति में डिनोमिनेटर होता है। मतलब अगर बच्चा जन्म ले रहा है उस समय उसका अगर प्रेजेंटेशन में अगर मुंह आ जाए, फेस आए, तो उसका फेस में कौन सा डिनोमिनेटर होता है, मेंटम। मेंटम में होता है कि मुंह, नाक, आँख जो है ये दिखाई देता है डिनोमिनेटर में। एक होता है कि सीधा सर नीचे आएगा तो उसमें कपाल का ऑसिपिटो भाग दिखता है, लेकिन सर तो आ रहा है, लेकिन अगर उसमें प्रेजेंटेशन में अगर फेस वाला भाग आ जाएगा तो सर मुड़ा हुआ रहेगा, फेस पहले दिखेगा, तो उसमें मेंटम वाला भाग डिनोमिनेटर होता है फेस का, ठीक है। 36 है, कहता है नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो पहला मल त्यागता है उसे हम लोग मिकोनियम कहते हैं, ठीक है ना, मिकोनियम। 37 है, कहता है फीटल भ्रूण के खोपड़ी में डैश फॉन्टली होते हैं। कितने फॉन्ट, अभी यही फॉन्टली आया ना, 6 फॉन्टली होते हैं। लेम्ब्रॉयड होता है, ऑसिपिटल होता है, ठीक है, बहुत सारे फॉन्टलीज होते हैं और यह 6 के संख्या में फॉन्टली होते हैं। यह खोपड़ी में पाया जाने वाला फॉन्टली है। ये सबको हम पढ़ा देंगे, आपको दिक्कत टेंशन नहीं लेना, पहले ऑब्जेक्टिव याद रखिए। 38 है, कहता है गर्भ अवस्था में सर्विक्स का मुलायम होना कौन सा चिन्ह कहलाता है। तो याद रखिए गुडविल जो साइन होता है, गुडेल साइन, यह जो है सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स होता है, ठीक है। सर्विक्स में सॉफ्टिंग होना, मुलायम होना ही गुडेल साइन कहलाता है, ठीक है। ये सब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। 39 नंबर है, एंटेरियर फॉन्टली का आकार डैश जैसा होता है। एंटेरियर मतलब होता है कि आगे वाला, पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे वाला। तो आप लोग को बच्चा के खोपड़ी देखते होइएगा तो आगे से कुछ जो है आपके क्या होते हैं, आगे से जो है कुछ जो है आपके इस प्रकार से होते हैं, आप लोग देखते होइएगा। आगे वाला हल्का सा जो है पतला में होता है, ठीक है ना, जबकि पीछे वाला कुछ ज़्यादा चौड़ा रहता है, खोपड़ी इसी समान। तो ये जो है डायमंड के शेप में होता है, याद रखिएगा। 40 है, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नाभिनाल जो होता है शिशु में। श्रोणी पेल्वी के इनलेट को क्या कहते हैं। माय डियर, जो ब्रीम होता है ना, ब्रीम जो होता है यह आपके इनलेट होता है। श्रोणी के इनलेट को ब्रीम कहते हैं। अब ये होता क्या है, पेल्विस। अब जैसे मानिए ए पेल्विस है, ठीक है, ए पेल्विस वाला एरिया है, ए पेल्विस वाला, ठीक है। इसी में जो है चारों साइड से पेल्विस में एक द्वार रहता है और ये सब जो है आपके इससे पेल्विस से कनेक्ट होता है। अब इसमें जो ये चारों साइड से जो इसमें द्वार होता है यही जो है आपके बीच में, इसी को ब्रीम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 42 है, कहता है प्रसव के कराने के लिए पेरिनियम पर दिए जाने वाले चीरे का नाम क्या है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर यूट्रस से ऊपर और नाभि से नीचे चीरा अगर ऐसे लगाए या ऐसे लगाए तो ये होता है सिजेरियन सेक्शन। लेकिन वेजिना के नीचे पेरिनियम क्षेत्र में जो चीरा लगता है और मुंह को फैलाने के लिए जो चीरा लगाया जाता है वह भग छेदन एपिजियोटोमी होता है। क्या होता है, एपिजियोटोमी होता है, ओके।
43 नंबर यहाँ पे देखिएगा, लेटरल योनि फॉर्निस में अधिक स्पंदन महसूस होने को क्या कहते हैं। लेटरल योनि मतलब वैजिनल फॉर्निस में अगर अधिक स्पंदन महसूस होता है तो उसे क्या कहते हैं, ओसिएंडर साइन कहते हैं। ये सब याद रख, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसिएंडर साइन क्या होता है, तो यह फॉर्निस में जो वैजिना होता है उसके फॉर्निस में स्पंदन होने को ओसिएंडर कहते हैं। ठीक है। 44 है, अपरा का अलग होना तथा झिल्ली के साथ जो है वैजिना जो है द्वार से बाहर होना जो है लेबर की डैश अवस्था में होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो प्लेसेंटा होता है प्लस इसके साथ जो झिल्ली उल्ली जो उतक उतक निकलता है वह जो है यह लेबर के थर्ड स्टेज में होता है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज में पेन वगैरह शुरू होता है, सेकेंड में जो है बच्चा बाहर आता है और थर्ड में जो है प्लेसेंटा और झिल्ली वगैरह बाहर आता है। तो ये तीसरे स्टेज का होता है। ठीक है। 45 है, कहता है ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय माँ को प्रतिदिन कितना कैलोरी आवश्यकता किलो कैलोरी की होती है। तो आप लोगों को पता है 2600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरी की जो है आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। तो ये चीज़ें हैं। 46 नंबर है कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन की 1.5 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। किलो कैलोरी तो हो गया, अब बात रही कि प्रोटीन कितना चाहिए, तो 50 से 60 ग्राम जो है प्रतिदिन आपको चाहिए होते हैं प्रोटीन। ठीक है। चूँकि प्रोटीन विटामिन किलो कैलोरी ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक, चूँकि उस समय स्तनपान कराती है माँ। ठीक है ना। समान प्रसव को डैश भी कहते हैं। अगर नॉर्मल लेबर हो जाता है, प्रसव हो जाता है तो इसे यूटोसिया भी कहते हैं। ठीक है। 48 नंबर का है, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल को डैश कहते हैं। ठीक है। ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल को क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कार्पस लुटियम जो होता है यह ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल को कहते हैं। ठीक है। 49 नंबर है, फैलोपियन ट्यूब के सूजन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फेंजाइटिस। ठीक है। सेल्फीजाइटिस जो होता है फैलोपियन ट्यूब के सूजन को कहते हैं, या इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड सल्फेंजाइटिस। ओके। 50 है, कहता है प्रेगनेंसी में मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद होने को क्या कहते हैं, एमनोरिया कहते हैं। अस्थायी रूप से बंद होना मतलब एक होता है कि जैसे प्रेग्नेंट होने के साथ ही जो है आपके मासिक धर्म बंद हो जाते हैं तो वह नेचुरल तौर पे बंद होता है। लेकिन अगर बिना गर्भ के भी अगर यह जो है आपके अस्थायी रूप से बंद हो जाता है मासिक धर्म होना, तो वह एक समस्या का जड़ बनता है और उसे एमनोरिया कहते हैं। एमनोरिया का मतलब ही होता है कि मासिक धर्म न होना। ठीक है। और यह जो है आपके एक समस्या का जड़ होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यह 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि आपके मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी से था। मैंने बता दिया, आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और अच्छा लगे तो शेयर आगे जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।